बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी बट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस इंग्लिश 101 इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हम 11 लेसन्स की वीडियोस आप तक पहुंचा चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी, हमारे पास नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 12, रीडिंग मेकिंग इन्फ्रेंसेस। लेसन नंबर 12 रीडिंग मेकिंग इन्फ्रेंसेस, ये रीडिंग के हवाले से लेसन है और इसका उन्वान है मेकिंग इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है नतीजा हज़ करना, अंदाज़ा लगाना। और अगर इसकी उर्दू इस्तिलाह देखिए तो इसका जो उर्दू में असली लफ्ज़ बनता है वो है इस्तंबात करना। इस्तंबात करना, अंदाज़ा लगाना, नतीजा हज़ करना। मेकिंग इन्फ्रेंसेस, इस्तंबात करना, नतीजा निकालना, नतीजा हज़ करना, कंक्लूड करना या अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ के बारे में। यू आर फेमिलियर विद द एक्सप्रेशन टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप इस अजहारिये से आशना हैं, इस एक्सप्रेशन से फेमिलियर हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सत्रों के दरमियान में पढ़ना। विच मीन्स यू पिक अप आइडियाज़ दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द मटीरियल यू आर रीडिंग। इसका मतलब ये है कि वो आइडियाज़ जो मटीरियल आप पढ़ रहे हैं उसमें जो बराह रास्त पेश नहीं किए गए उनको समझना, उनको चुनना, उनको पिकअप करना। वो आइडियाज़, वो ख्यालात जो कि मटीरियल जो आप पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्ट पेश नहीं किए गए, उनको ज़ेरे सतर ढूंढ के उनको तलाश करके समझना। द राइटर इज़ गिविंग और मेकिंग ए सजेशन बट स्टेटिंग इट इनडायरेक्टली। द राइटर इज़ गिविंग और मेकिंग ए सजेशन। मुसन्नफ़ जो है वो कोई तजवीज़, कोई ख्याल आपको पेश कर रहा है बट स्टेटिंग इट इनडायरेक्टली, लेकिन इसको बराह रास्त पेश नहीं करता, इनडायरेक्टली पेश करता है। दैट इज़ ही इज़ इम्प्लाइंग समथिंग। इसका मतलब यह है कि वो कोई चीज़ खुफिया रख रहा है, छुपा के आपको पेश कर रहा है। द इम्प्लाइड आइडियाज़, ये जो छुपे हुए ख्यालात होते हैं, आर ऑफन इम्पॉर्टेंट फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग। ये बड़े ज़रूरी होते हैं कि इनको अच्छी तरह समझा जाए। अब व्हाट द राइटर मीन्स, और ये समझा जाए कि राइटर का जो मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है, उसका मतलब क्या है। टू डिस्कवर द इम्प्लाइड और अंडरलाइंग आइडियाज़, छुपे हुए ख्यालात को जो या अंडरलाइंग आइडियाज़ जो हैं, जो कि सामने नज़र नहीं आ रहे बल्कि ज़ेरे सतर मौजूद हैं इन दी राइटिंग में, इज़ कॉल्ड मेकिंग इन्फ्रेंसेस। तो इस अमल को हम अंदाज़ा लगाना, इस्तंबात करना या फिर नतीजा निकालना कहते हैं, और ड्राइंग कंक्लूजन या नतीजा हज़ करना कहते हैं। आवर एम इज़ टू हेल्प यू नॉट ओनली बिकम ए बेटर रीडर बट ए स्ट्रॉन्ग थिंकर। हमारा मकसद आपको एक अच्छा कारी, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा रीडर बनाना नहीं बल्कि एक मजबूत थिंकर बनाना है, मजबूत मुफक्कर बनाना है कि आपके अंदर सोचने समझने की, शऊर की, इदराक की सलाहियत मौजूद हो। सिर्फ आप रीड नहीं करें बल्कि रीड करते हुए आप जो खुफिया ख्यालात होते हैं या जो उसका मैसेज होता है राइटर का, उसको समझ पाएँ। आप थिंकिंग करें, आप सोचें, आपके अंदर शऊर और इदराक जो है उसको पॉलिश किया जाए। अ पर्सन एबल नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेड बट टू एनालाइज एंड एवेल्यूएट इट एज वेल। एक ऐसा शख्स आपको बनाना चाहते हैं जो सिर्फ रीड करके समझने के काबिल ना हो बल्कि वो रीड करके मुतलका मटीरियल को, तहरीर को एनालाइज करे, उसका तज्जिया करे एंड एवेल्यूएट इट एज वेल, और उसके बारे में उसकी एवेल्यूएशन करे, उसके बारे में अंदाज़ा लगाए। इनफैक्ट रीडिंग एंड थिंकिंग आर क्लोजली रिलेटेड स्किल्स। दर हकीकत पढ़ने का अमल और सोचने का अमल, थिंक करने का अमल दोनों एक दूसरे से के करीबी और मुतलका महारतें हैं, यानी दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एंड प्रैक्टिस इन थाटफुल रीडिंग विल आल्सो स्ट्रेंथन योर एबिलिटी। और जब आप एक पुरमगज़ पढ़ाई में, जिसके अंदर आप पूरा सोच के जो रीडिंग करेंगे, उसकी जो आप प्रैक्टिस होगी, उसकी जो आपकी मश्क होगी, विल आल्सो स्ट्रेंथन योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। तो आपकी सलाहियत को, सोचने की सलाहियत को वाज़े तौर पर और मंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत को ज़्यादा ताकतवर बनाएगी।
इट इज़ ए हायर लेवल स्किल, और ये आला दर्जे की महारत है। इन एवरीडे लाइफ वी कीप ऑन मेकिंग इन्फ्रेंसेस। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाजे लगाते हैं, इस्तेंबात से काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गो आउट इन द स्ट्रीट एंड यू नोटिस ए लार्ज क्राउड गैदर आउटसाइड ए शॉप। आप अपनी गली से बाहर जाते हैं और एक दुकान के बाहर आप एक बहुत बड़े हजूम को खड़ा देखते हैं। एंड यू आल्सो नोटिस ए लॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास ऑन द रोड, और आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर बेशुमार शीशा टूटा हुआ गिरा है। एज यू गेट क्लोजर, जब आप मज़ीद करीब जाते हैं, यू हियर लाउड टॉकिंग, तो आप ऊंची ऊंची लोगों की आवाज़ सुनते हैं। बिफोर यू इवन रीच द शॉप यू हैव इन्फर्ड वट ऑल द फस इज़ अबाउट। हत्ता कि दुकान पर पहुंचने से पहले पहले आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सारा शोर शराबा किस बारे में है। देयर हैज़ बिन एन एक्सीडेंट, यहाँ पे कोई हादसा हुआ है। तो आपने किसी से बात नहीं की, महज अपने मुशाहिदात के ज़रिए अपने अंदाज़ा लगा लिया कि वहाँ पे क्या हुआ है। हाउ डिड यू अराइव एट दीज इन्फ्रेंसेस, तो आपने जो अंदाजे लगाए यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। फर्स्ट, पहले नंबर पर यू यूज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है उसको इस्तेमाल किया। एंड जनरल नॉलेज ऑफ पीपल, लोगों का जो आम इलम है उसको इस्तेमाल किया। सेकंड, दूसरे नंबर पर यू मेड इन्फॉर्म्ड गेसेस विच वर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू ऑब्जर्व्ड। आपने कुछ अंदाजे लगाए इंफॉर्मेशन के हवाले से उन हकायक की बुनियाद पर जो आपने मुशाहिदा किए, यानी अपनी आंखों से आपने जो देखा, अपने कानों से जो आपने सुना, उसके ऊपर आपने अंदाजे लगाए। रिमेंबर, नॉट ऑल योर इन्फ्रेंसेस विल नेसेसरली प्रूव ट्रू। ये ज़रूरी याद रखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अंदाजे आपने लगाए ये दुरुस्त साबित हों। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ पॉसिबल दैट द क्राउड गैदर्ड आउटसाइड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट बिटवीन कार्स etc। मिसाल के तौर पर यह मुमकिन है कि जो हजूम खड़ा है दुकान के बाहर वो शायद कारों के एक्सीडेंट की वजह से ना हो, बट बिकॉज ऑफ ए क्वारल अमंग सम पीपल, बल्कि लोगों के दरमियान किसी झगड़े की वजह से हुआ हो। एंड वाइल फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स दे हिट द ग्लास विंडोज ऑफ द शॉप, और हो सकता है कि लड़ाई के दौरान उन्होंने जो दुकान है उसकी जो खिड़कियां हैं उनको तोड़ दिया हो। एंड इट टर्न्ड इनटू ए नास्टी ब्राल, और वहाँ पे एक शदीद किस्म का झगड़ा खड़ा हो गया हो। इन एनी केस, द मोर एविडेंस यू हैव द मोर सॉलिड योर इन्फ्रेंसेस आर। कोई भी सूरत हो, जितना ज़्यादा आपके पास सबूत होगा उतना ही आपके अंदाजे, आपका इस्तिंबात ज़्यादा ठोस होगा। तो ये एक रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस्तिंबात या अंदाज़ा लगाने का जो अमल है, जो आपकी सेंसेस, मुशाहिदे और इर्द गिर्द के माहौल से आप मुख्तलिफ़ बातों के अंदाज़े लगाते हैं, इसको इन्फ्रेंस की टर्म को समझाने के लिए पेश किया गया। नंबर 1, कंसिडर 2 इंसिडेंट्स, राइट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर व्हाट यू माइट इन्फर इफ़ यू सा द फॉलोइंग 2 अकरेंसेस। दो जो इंसिडेंट्स है, वाक़यात हैं, उनको ज़रा देखें और कागज़ के टुकड़े पर लिखें कि आपने इससे क्या अंदाज़ा लगाया। अगर आपके सामने ये 2 वाक़यात होते तो आप इनके बारे में क्या इन्फर करते, क्या अंदाज़ा लगाते। नंबर 1 है, अ हाई स्कूल हैज़ पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। एक हाई स्कूल का मेन हॉल है और उसमें पुलिस वाले ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। व्हाट वुड यू इन्फर, आप इस बात से क्या अंदाज़ा लगाते हैं। एक हाई स्कूल का हाल है, वहाँ पे पुलिस वाले ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, उसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, ऊपर आते हैं। आप इस बात से क्या अंदाज़ा लगाते हैं। तो पहले नंबर पे आप इसके ऊपर इन्फर करें, आप अंदाज़ा लगाएं और उसको पेपर के ऊपर लिखें। नंबर 2, अ डॉग श्रिंक्स और क्रिंजेस व्हेन यू ट्राई टू पैट इट। आप एक कुत्ते को थपथपाने की कोशिश करते हैं तो वो श्रिंक को होता है, पीछे की तरफ हटता है। क्रिंजेस, दबक जाता है, जैसे कोई वो डर रहा हो और पीछे हट रहा हो। क्रिंज का मतलब दुबक जाना। तो एक कुत्ते को आप पैट करते हैं, उसको थपथपाते हैं हाथ से, लेकिन वो आपसे पीछे को भागता है, दुबक जाता है। व्हाट वुड यू इन्फर, आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये दोनों जो इन्फर्स हैं, दोनों इन्फ्रेंसेस हैं, आप खुद करें। आगे एक्सप्लेन किया गया है इनके हवाले से। द इन्फ्रेंसेस यू प्रॉबेबली मेड आर दैट इन द फर्स्ट सिचुएशन, तो जो अंदाजे आप लगाएंगे तो पहली सूरत हाल में देर इज़ ए पब्लिक एग्जामिनेशन गोइंग ऑन और देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये हो रहा है, ये जहाँ पे बताया गया कि पुलिस वाले जो स्कूल का मेन हॉल है वहाँ पे आ जा रहे हैं, तो ये हो सकता है वहाँ पे या तो कोई इम्तहान मुनक़द हो रहा है या फिर कोई अहम किस्म का फंक्शन वहाँ पे हो रहा है। एंड सम हाई रैंकिंग पर्सन इज़ प्रेजेंट, और कोई आला ओहदेदार, कोई ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है।
एंड इन द सेकंड सिचुएशन, और जहाँ पे दूसरी सिचुएशन बताई गई है कि आप कुत्ते को थपकी देने की कोशिश करते हैं और वो दबक जाता है, पीछे को हटता है, एंड इन द सेकंड सिचुएशन, दूसरी सूरत हाल में, यू प्रॉबेबली इन्फर्ड, आपने शायद अंदाज़ा लगाया होगा दैट द डॉग हैज़ प्रीवियसली बिन मालट्रीटेड एंड इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल, कि जो कुत्ता है उसके साथ कोई बदसलूकी की गई, किसी ने उसको मारा पीटा, लिहाजा वो लोगों से खौफजदा है। आप भी जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो पीछे को दुबक जाता है, हट जाता है। तो ये दो वाक़यात पर दो इन्फ्रेंसेस जो है ना वो आप लगा सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टू पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन एंड पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द इन्फ्रेंसेस। नीचे दो तस्वीरें दी गई हैं और उनके साथ कुछ इन्फ्रेंसेस दिए गए हैं, तो आपको जो दुरुस्त लगता है उसको टिक मार्क करें। मोस्ट लॉजिकली सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में जो ज़्यादा लॉजिकली सपोर्ट करता है इन्फ्रेंस, वो लिखें जी। सबसे पहले ये पिक्चर नंबर 1 दी गई है, तो ये कोई गाड़ी का सीन है। गाड़ी के अंदर ये एक शख्स बैठा हुआ है, ये स्मोकिंग कर रहा है, साथ एक खातून बैठी हुई है और वो कुछ इशारा कर रही है। द ओल्ड वुमेन इज आस्किंग फॉर समथिंग, बूढ़ी खातून किसी चीज़ के बारे में कुछ कह रही है। द ओल्ड वुमेन कुडंट सी बिकॉज ऑफ द स्मोक, बूढ़ी खातून को धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। द ओल्ड वुमेन वॉज पॉइंटिंग टू अ नो स्मोकिंग साइन, तो बूढ़ी खातून एक नो स्मोकिंग का साइन है कि सिगरेट नोशी मत करें पब्लिक प्लेस पे, उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो ये पिक देखने के बाद आप देख रहे हैं बूढ़ी खातून इशारा कर रही है, ये शख्स स्मोकिंग कर रहा है, और 3 इन्फ्रेंसेस दिए गए हैं कि जो बूढ़ी औरत है ये कुछ कहना चाह रही है, जो बूढ़ी औरत है उसको स्मोक में नज़र नहीं आ रहा, जो बूढ़ी खातून है ये स्मोकिंग नो स्मोकिंग साइन की तरफ इशारा कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो द ओल्ड वुमन वाज पॉइंटिंग टू ए नो स्मोकिंग जोन, ये बेहतर साइन, ये बेहतर इन्फ्रेंस है कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जो बूढ़ी खातून है वो इस वक्त डिस्टर्ब है धुएं की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, लिहाजा वो इस शख्स को बताने के लिए कि ये नो स्मोकिंग प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करते, तो वो इशारा कर रही है। पिक्चर 2, ये पिक्चर 2 दिखाई गई है। ये शख्स बड़ा करीब होकर रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए टीवी देख रहा है, पास बच्चा है वो कोई किताब पढ़ रहा है। द मैन हैज़ ए प्रॉब्लम विद हिज विजन, ये जो शख्स है इसकी नज़र कमज़ोर है, लिहाजा बड़ा करीब होकर बैठा हुआ है। द बॉय इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ये लड़का ये अपना होमवर्क कर रहा है। द मैन वॉचेज ए लॉट ऑफ टीवी, ये शख्स बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। द फादर कैन नॉट रीड, और ये जो फादर है ये रीड नहीं कर सकता। तो इनको देख के अगर आप ज़्यादा गौर करेंगे तो इसमें से द मैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद हिज विजन, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि इस शख्स को सही नज़र नहीं आता, तो वो बड़ा करीब होके जो है ना वो देख रहा है। और दूसरा जो द बॉयज़ डूइंग हिज होमवर्क, ये भी ठीक है, लेकिन अगर मेन थीम देखी जाए तो वो यही नज़र आ रही है। ये सेकंड थीम में चला जाता है, ये लड़का पढ़ रहा है कि ये शख्स टीवी के बड़ा करीब होके इसको देख रहा है, ऐनक भी इसने लगाई हुई है। इन्फ्रेंसेस इन रीडिंग, रीडिंग के अंदर, पढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करना, अंदाज़ा लगाना। इन रीडिंग आल्सो वी मेक लॉजिकल जंप्स फ्राम द इंफॉर्मेशन गिवन आर स्टेटेड डायरेक्टली टू आइडियाज़ दैट आर नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। तो रीडिंग के अंदर हम जो लॉजिकल मंतकी जंप लगाते हैं उस मालूमात से जो दी गई होती है या डायरेक्टली हमें बताई गई होती है, तो उन मालूमात से हम जंप लगाते हैं, छलांग लगाते हैं उन तसव्वुरात की तरफ, उन ख्यालात की तरफ जो कि बराह रास्त पेश नहीं किए गए। दैट इज़ यानी वी मेक स्टेटमेंट्स और ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट व्हाट इज़ नॉट नोन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ नोन और गिवन। तो हम बयानात देते हैं या हम नताइज हासिल करते हैं अबाउट उस चीज़ के बारे में व्हाट इज़ नॉट नोन, जो हमारे सामने नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ नोन और गिवन, उस चीज़ की बुनियाद पर जो हम जानते हैं या हमें दी गई है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो खुफिया मीनिंग, वो खुफिया चीज़ें क्या हैं जो राइटर ने डायरेक्टली नहीं बताई। सो टू ड्रा इन्फ्रेंसेस द रीडर यूजेस ऑल द क्लूज़ प्रोवाइडेड बाय द राइटर। तो राइटर ने जो जो अशारे दिए होते हैं उन सब को इस्तेमाल करके तो जो रीडर है वो अंदाजे लगाता है। हिज ओन एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ वो अपना तजुर्बा भी इस्तेमाल करता है। दैट इज़ द राइडर्स ओन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक, यानी जो रीडर का अपना तजुर्बा होता है और साथ मंतक होता है। नंबर 2, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड मार्क द इन्फ्रेंस मोस्ट लॉजिकली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड मार्क द इन्फ्रेंस मोस्ट लॉजिकली बेस्ड। तो जो ज़्यादा लॉजिकली बेस्ड इन्फ्रेंस है, ज़्यादा मंतकी तौर पे जिस पे बुनियाद है, जिस अंदाजे की इस्तेमाल की,
ऑन द इन्फॉर्म मालूम था उसको इन द सेंटेंस बताएं. सोहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम. सोहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम. सोहेल हमेशा कमरा जमात की आखिरी कतार में बैठता है. तो कमरा जमात की आखिरी कतार में बैठने की 4 वजूहात बताई गई हैं कि सोहेल अपने जो क्लासरूम है उसमें आखिरी रो में क्यों बैठता है. नंबर ए, सोहेल डिसलाइक्स हिज कॉलेज कोर्सेज. सोहेल को अपने कॉलेज की जो स्टडी है, कोर्सेज है, निसाब है, वो पसंद नहीं है, लिहाजा वो आखिरी रो में बैठता है. बी, सोहेल इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास. सोहेल अपनी क्लास के लिए जो है ना उसने सबक तैयार नहीं किए हुए, अनप्रिपेयर्ड है, लिहाजा वो पीछे जाके बैठ जाता है ताकि अगले वाले लोगों से सवाल पूछे जाएं और पीछे जाके बैठ जाता है. सी, सोहेल फील्स अनकंफर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट रो. सोहेल फर्स्ट रो में बैठे हुए अनकंफर्टेबल ख्याल करता है, यानी वो फ्रंट रो पे उसको थोड़ी परेशानी होती है, लिहाजा वो आखिर पे जाके बैठ जाता है. डी, सोहेल इज़ फार साइटेड. सोहेल को फार साइटिंग की प्रॉब्लम है, उसको करीब से नज़र नहीं आता, उसको दूर से नज़र आता है, लिहाजा वो दूर जाके बैठ जाता है. द गिवन सेंटेंस टेल्स अस नथिंग अबाउट हाउ सोहेल फील्स अबाउट हिज कॉलेज कोर्सेज, हाउ प्रिपेयर्ड ही इज़ और हाउ वेल ही सीज. तो ये जो फिक्र है ना, जिससे हमने ये 4 जो चीज़ें हैं उनमें से देखना कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, तो वो फिक्रा ये है, सोहेल ऑलवेज सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम. सोहेल हमेशा कमरा जमात की आखिरी कतार में बैठता है. तो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो फिक्रा है इसमें हमें ना तो कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बताया गया है, इस फिक्रे के अंदर कोई स्टडी का जिक्र नहीं हुआ है. हाउ प्रिपेयर्ड ही इज़, ना ही ये बताया गया कि सोहेल स्टडी में कितना कुछ ने प्रिपेयर किया हुआ है. और हाउ वेल ही सीज, और ये भी जिक्र नहीं किया गया कि उसको नज़र कम आता है, ज़्यादा आता है, उसको कैसा दिखाई देता है. सो आंसर ए, बी और डी आर पॉसिबिलिटीज़, लिहाजा आंसर ए, सोहेल डिसलाइक्स हिज कॉलेज कोर्सेज, ये एक मुमकिन बात हो सकती है. इसी तरह आंसर बी, सोहेल इज़ अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज क्लास, सोहेल ने क्लास के लिए तैयारी नहीं की, ये भी एक मुमकिन बात हो सकती है. और उसके बाद डी, सोहेल इज़ फार साइटेड, सोहेल को दूर से नज़र आता है, ये भी एक मुमकिन बात हो सकती है. बट नन इज़ डायरेक्टली सजेस्टेड बाय दी सेंटेंस. लेकिन ये जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं ये फिक्रे के अंदर हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आती. द करेक्ट आंसर इज़ देयरफॉर सी, लिहाजा जो दुरुस्त जवाब है वो सी है. सोहेल फील्स अनकंफर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट रो. सोहेल को फर्स्ट रो में बैठते हुए वो अनकंफर्टेबल फील करता है. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी आर गिवन, तो ये जवाब जो सी है ये उस मालूमात की बुनियाद पर है जो हमें दी गई है. वी कैन कंक्लूड ओनली दैट सोहेल फॉर सम रीज़न, तो हम ये नतीजा निकालते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी वजह से जो सोहेल है डज नॉट लाइक सिटिंग इन द फ्रंट पे बैठना पसंद नहीं करता. वी आर नॉट गिवन एनफ इन्फॉर्मेशन टू नो वाई ही फील्स दिस वे, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई कि वो इस तरह क्यों महसूस करता है. रिमेंबर, याद रखें, योर इन्फ्लुएंसेस विल बी स्ट्रॉन्गर इफ़ यू डोंट जंप टू कंक्लूजन्स दैट आर अनसपोर्टेड और दैट आर ओनली वेरी वीकली सपोर्टेड बाय द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. याद रखें कि जो अंदाजे आप लगाते हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे अगर आप बिला वजह जंप ना कर जाएं उन नताइज की तरफ जो कि आपके फ़िक्रे को, आपकी मालूमात को सपोर्ट नहीं करते या कमज़ोरी के साथ सपोर्ट करते हैं. तो ये जो बाकी के 3 हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ए, बी और डी, ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये सपोर्ट करते हैं लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. और इनके मुकाबले में जो सी है ये ज़्यादा स्ट्रांग है. तो आपने जो इन्फ्रेंस कायम करना है वो जो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, जो सपोर्ट करती है उसके ऊपर करना है. नंबर 3, नो यू विल हैव सम मोर प्रैक्टिस इन ड्राइंग इन्फ्रेंस. तो इन्फ्रेंस ड्रा करने में, अंदाज़ा लगाने में आपको मजीद प्रैक्टिस करवाई जाती है. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड पुट अ टिक मार्क बाय द इन्फ्रेंस. तो नीचे रीड द गिवन सेंटेंसेज, नीचे सेंटेंसेज दिए गए हैं, पुट अ टिक मार्क बाय द इन्फ्रेंस मोस्ट लॉजिकली सपोर्टेड बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस सेंटेंस. Number 1, the Arabic language contains numerous words describing different types of camels. अरेबिक लैंग्वेज में ऊँटों को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. तो ये एक सेंटेंस है कि अरेबिक लैंग्वेज में ऊँटों की इकसाम को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. नंबर ए, देयर इज़ रियली ओनली वन काइंड ऑफ कैमल, हकीकत में ऊँटों की एक ही किस्म है. बी, द अरेबिक लैंग्वेज क्लियरली हैज़ मैनी टाइम्स मोर वर्ड्स दैन द इंग्लिश लैंग्वेज. अरबी की ज़ुबान में अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुकाबले में
कई ज़्यादा अल्फाज मौजूद हैं। सी द अरेबिक लैंग्वेज प्रॉबेबली आल्सो हैज़ न्यूमरस वर्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स। अरेबिक लैंग्वेज में मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरों के हवालों से कई किस्म के अल्फाज हैं। नंबर डी द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कैमल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू द डेजर्ट वे ऑफ लाइफ। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कैमल्स, कैमल्स की जो एग्जैक्ट नेचर है इज़ इम्पॉर्टेंट टू द डेजर्ट वे ऑफ लाइफ, वो जो सहराई ज़िंदगी है उसमें बहुत अहम है। तो ये आप गौर करें, इसमें जो बेस्ट आंसर है वो बताएं। नंबर 2 अ मैन एंटर्स हिज ऑफिस बिल्डिंग, एक शख्स अपने ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल होता है। मार्चेस पास्ट ए ग्रुप ऑफ फेलो एम्प्लॉइज़, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके साथी जो मुलाजमीन हैं उनके पास से मार्च करता हुआ गुजरता है। विदाउट रिटर्निंग देयर ग्रीटिंग्स, उनके सलाम का जवाब दिए बगैर। एंड गोज इन टू हिज ऑफिस, और अपने दफ्तर में दाखिल होता है। स्लैमिंग द डोर, ज़ोर से दरवाजे को बंद कर देता है। नंबर ए, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ है, अपने साथियों के करीब से गुजरा है, उनके सलाम का आदाब का कोई जवाब नहीं दिया, दफ्तर में दाखिल हुआ है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो अब इसके 4 अंदाजे आप लगा सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। द मैन हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज जॉब, आदमी ने शायद उसको जॉब से इनकार कर दिया गया, उसने अपनी जॉब खो दी है। बी द मैन हैज़ क्वार्रेल्ड विद हिज बॉस, आदमी की अपने बॉस से लड़ाई हुई है। सी द मैन इज़ इन ए बैड मूड, आदमी का जो मूड है वो बैड है। सी द मैन इज़ एंग्री विद हिज वाइफ, जो आदमी है वो अपनी बीवी से नाराज़ है। तो इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो आप अंदाज़ा लगा के इस पूरी सिचुएशन को देख के तो उसका आंसर दें। नंबर 4 रीड द पैसेज एंड देन चेक द 4 स्टेटमेंट्स विच आर मोस्ट लॉजिकली सपोर्टेड बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन। तो ये पैराग्राफ दिया गया है और नीचे 8 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो जो 4 स्टेटमेंट्स लॉजिकली सपोर्ट करती हैं इस पैराग्राफ को वो आपने बतानी है। द एलिमिनेशन ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ सुपर ऑटोमेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, ऑफिसर्स आर इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक, ऑफिसेज आर इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक। द एलिमिनेशन ऑफ जॉब्स, जॉब्स का ख़त्म हो जाना बिकॉज ऑफ सुपर ऑटोमेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ के अंदर जो सुपर ऑटोमेशन का अमल आ गया कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, तो उसमें जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं, तो उसकी ये बात की जा रही है। ऑफिसेज आर इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रॉनिक, जो दफातर हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक इलेक्ट्रॉनिक कर दिए गए हैं। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स नो ड्रॉ 3 डायमेंशनल डिज़ाइंस, इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो हैं वो 3 डायमेंशनल डिज़ाइंस तैयार कर रहे हैं। अपडेट दैम, इनको अपडेट कर रहे हैं। टेस्ट दैम, इनको टेस्ट कर रहे हैं। एंड स्टोर दैम, और इनको स्टोर कर रहे हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इन कंप्यूटर, तेज़ रफ्तारी के साथ कंप्यूटर के अंदर जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट हैं वो 3D डिज़ाइंस तैयार कर रहे हैं, उनको अपडेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और उनको स्टोर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज़ रोबोट, फ्रूट पिकर्स एंड शीप हीरर्स, एग्रीकल्चर के अंदर जो है रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं फ्रूट पिकिंग के लिए, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रूट तोड़ने के लिए। एंड शीप हीरर्स, इसी तरह से जो जानवरों की निगरानी के लिए रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है दैट यूज सेंसर्स टू कैलकुलेट वाटर, और कंप्यूटराइज जो इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है पानी से खेतों को सराब करने के लिए, उसमें सेंसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं टू कैलकुलेट वाटर, जो पानी को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके जितना पानी पौधों को चाहिए उतना लगाते हैं। एंड फर्टिलाइज़र नीड्स, और देखते हैं कि कितनी खाद की ज़रूरत है उतनी खाद सिर्फ लगाई जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फील्ड, खेत के मुख्तलिफ हिस्सों में। एंड ऑटोमेटेड चिकन हाउसेज, इसी तरह से ऑटोमेटिक चिकन हाउसेज तैयार कर रहे हैं जहाँ पे लोग कम इस्तेमाल हो रहे हैं, एम्प्लॉइज़ कम इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑटोमेटेड उनको यूज़ किया जा रहा है। रिटेल स्टोर्स, बैंक्स एंड ब्रोकरेज हाउसेज यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टू obtain इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो रिटेल स्टोर्स हैं, बैंक्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोकर काम करते हैं, यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसेसिंग टू obtain इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, और उनको फौरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड टू कंडक्ट इन ट्रांजैक्शंस, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अमल में आती हैं। Laser scanning and barcodes are transforming the physical handling of codes by retailers and wholesale distributors. Laser scanning और जो barcodes हैं इन्होंने जो physical handling थी of codes की by retailers, जो दुकानदार हैं,
या होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो फिज़िकल हैंडलिंग करते थे, तो अब जो उसकी जगह लेज़र स्कैनिंग और बारकोड ने ले लिया है और उसके ज़रिए से जो बिल वगैरह बनते हैं. अ फाइनल एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज अफेक्टिंग जॉब्स इज़ द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ होम बैंकिंग एंड शॉपिंग. एक और एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी के अंदर तब्दीली आई है और उसने जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, वो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल टेलीविज़न का, टेलीफोन का और पर्सनल कंप्यूटर का फॉर द पर्पसेस ऑफ होम बैंकिंग, जिसके ज़रिए होम बैंकिंग शुरू हो गई है और शॉपिंग शुरू हो गई है. लोग घरों में बैठ के अपने जो वाजबात अदा कर देते हैं या फिर पैसे निकलवा लेते हैं. इसी तरह घर में बैठ के शॉपिंग हो रही है और इसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो एलिमिनेट होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं. तो अब इसके लिए 8 आंसर्स इनफ्रेंसेस दिए गए हैं. आपने जो 4 पॉसिबल हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं वो बताने हैं. तो मैं इनको 8 को पढ़ देता हूँ, आपको जो 4 अच्छे लगते हैं, जो बेस्ट लगते हैं वो आप बताएं. नंबर 1, कंप्यूटर्स विल सून रिप्लेस इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स. जल्द ही कंप्यूटर इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की जगह ले लेंगे. नंबर 2, देयर विल बी मोर जॉब्स फॉर पीपल हु रन एंड रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाते हैं या रिपेयर करते हैं उनके लिए ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं. नंबर 3, वन फंक्शन ऑफ सुपर ऑटोमेशन इज़ द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो सुपर ऑटोमेशन का एक काम ये है कि इसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है. नंबर 4, रेस्टोरेंट्स कांट बेनिफिट फ्रॉम सुपर ऑटोमेशन. रेस्टोरेंट सुपर ऑटोमेशन से कोई फ़ायदा नहीं ले सकते. नंबर 5, मशीन्स कैन हेल्प कंपनी एम्प्लॉयज़ एकम्प्लिश मोर. तो मशीन्स जो हैं वो जो कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसके लिए उनकी हेल्प करती हैं. नंबर 6, सुपर ऑटोमेशन रिक्वायर्स फ्यू एडजस्टमेंट फ्रॉम सोसाइटी. सुपर ऑटोमेशन रिक्वायर्स फ्यू एडजस्टमेंट्स फ्रॉम सोसाइटी. तो सुपर ऑटोमेशन जो है ये सोसाइटी से बहुत कम एडजस्टमेंट करती है, यानी कि लोग कम से कम इसमें जॉब्स उनको मिलती हैं. 7, सुपर ऑटोमेशन हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. सुपर ऑटोमेशन के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं. नंबर 8, लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटेड टू द बिजनेस वर्ल्ड. लेज़र टेक्नोलॉजी है जो है इस ये बिजनेस वर्ल्ड में बहुत महदूद है. नंबर 2A, यू माइट लाइक टू आस्क वाई द सन इज़ एबल टू सप्लाई इट्स ओन लाइट, हीट एंड एनर्जी, whereas the earth and the other planets only shine feebly with the aid of borrowed light. You might like to ask, शायद आप ये पूछना चाहें, why the sun is able to supply its own light, कि सूरज क्यों इस काबिल है कि वो अपनी लाइट, अपनी रोशनी, अपनी हीट और अपनी एनर्जी सप्लाई करता है. वेयर एज जबकि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ओनली शाइन फीबली, जबकि ज़मीन और दूसरे सैयारे बड़े कमज़ोर किस्म की चमक रखते हैं विद द एड ऑफ बारोड लाइट, उस रोशनी की मदद से जो वो सूरज से उधार लेते हैं. स्ट्रेंज एज इट मे बी सीम, शायद ये चीज़ बड़ी अजीबोगरीब नज़र आए. इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम बाय कंसिडरिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, इस मसले को शुरू करने के लिए बाय कंसिडरिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर हम ज़मीन के अंदरून को जहन में लाएं. नंबर बी, द मारो ब्रॉट ए वेरी सोबर लुकिंग मॉर्निंग. सुबह बड़ी संजीदा दिखाई देने वाली सुबह तलू हुई. द सन मेकिंग ओनली ए फ्यू एफर्ट्स टू अपीयर, और सूरज ने चंद एक कोशिशें की ज़ाहिर होने की. एंड कैथरीन आर्ग्यूड फ्राम इट एवरीथिंग मोस्ट फेवरेबल टू हर विशेज़. एंड कैथरीन आर्ग्यूड फ्राम इट एवरीथिंग मोस्ट फेवरेबल टू हर विशेज़, और इससे कैथरीन ने अंदाज़ा लगाया कि हर चीज़ उसकी फेवर में है. अ ब्राइट मॉर्निंग सो अर्ली इन द ईयर, साल के बिल्कुल आगाज़ में इतनी रोशन सुबह, शी अलाउड वुड जनरली टर्न टू रेन, ज़रूर बारिश में तब्दील होगी. बट ए क्लाउडी वन फोर टोल्ड इम्प्रूवमेंट एज द डे एडवांस्ड, लेकिन जूँ जूँ दिन आगे को बढ़ा तो जो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई वो एक क्लाउडी दिन के बारे में थी, बादलों वाले अबरलूद दिन के बारे में थी. नंबर सी, योर मदर एंड आई वर सो हैप्पी देन, मैं और तुम्हारी माँ बड़े खुश थे. इट सीम्ड एज दो वी हैड एवरीथिंग वी कुड एवर वांट, ऐसा दिखाई देता था कि हम वो हर चीज़ हासिल कर चुके थे जो हम चाहते थे. आई थिंक द लास्ट डे द सन शोन वाज व्हेन दैट डर्टी लिटिल ट्रेन steamed out of that crowded suffocating Indian station. I think the last day, मुझे वो आखिरी दिन ज़हन में आता है. The sun shone
आई थिंक द लास्ट डे द सन शोन, मुझे वो आखिरी दिन नज़र आता है जिस दिन आखिरी मरतबा सूरज तलू हुआ, चमका। बस वैन दैट डर्टी लिटिल ट्रेन, जब ये छोटी गंदी जो ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, स्टीम्ड आउट ऑफ दैट क्राउडेड, जो अपनी भाप छोड़ती हुई उस पुरहजूम सफोकेटिंग सांस घुटने वाले इंडियन स्टेशन से बाहर निकली, एंड द बटालियन बैंड प्लेइंग फॉर ऑल इट वाज वर्थ, और जो बटालियन का बैंड था वो बज रहा था। आई न्यू इन माई हार्ट इट वॉज ऑल ओवर देन, मैं जानता हूँ कि तभी जो मेरा दिल था वो पूरा हो गया। एवरीथिंग, नो स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर दिस पैराग्राफ्स, इन पैराग्राफ्स के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। तो इनको आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैराग्राफ हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं। इन्फ्लुएंसेस इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल करना, अंदाज़ा लगाना। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री etc, अगर आप शौकीन हैं नावल पढ़ने के, अफसाने पढ़ने के, शायरी पढ़ने के, यू माइट बी अवेयर दैट इन्फ्लुएंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग लिटरेचर। तो लिटरेचर को अप्रिशिएट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल से आगाह हों, अंदाज़ा लगाने से आगाह हों। वाइल नॉन फिक्शन राइटर्स, जो नॉन फिक्शन राइटर होते हैं, जो गैर अफसानवी राइटर होते हैं, दैट इज़ राइटर्स ऑफ फैक्चुअल मटीरियल, जो फैक्चुअल मटीरियल देते हैं, फैक्ट्स बयान करते हैं, यूजुअली स्टेट डायरेक्टली व्हाट दे मीन, तो वो बिल्कुल सीधा सीधा बयान कर देते हैं जो उनका मतलब होता है। फिक्शन और क्रिएटिव राइटर्स, लेकिन अफसाना नगार या फिर जो तहलीकी लिखारी होते हैं, ऑफन शो व्हाट दे मीन बाय डिस्क्राइबिंग दी सीन और सिचुएशन, तो वो सीन या सिचुएशन के ज़रिए से अपनी चीज़ों को बताते हैं। इट इज़ फॉर द रीडर टू इन्फर द पॉइंट ऑफ व्हाट द राइटर हैज़ टू से, और ये रीडर पे होता है कि वो उस नुक्ते को समझने की कोशिश करें जो राइटर कह रहा है। आई शैल इलस्ट्रेट दिस विद एग्जाम्पल, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। ए नॉन फिक्शन राइटर माइट राइट, एक जो नॉन फिक्शन राइटर होता है वो सिर्फ फैक्ट्स बताता है, वो इस तरह से लिखेगा। हेनरी वॉज एंग्री एट हिज वाइफ, हेनरी को अपनी बीवी पे गुस्सा था, तो वो इस चीज़ को एक फ़िक्रे के अंदर बता देगा। अ फिक्शन क्रिएटिव राइटर माइट राइट, और जो फिक्शन राइटर होता है या क्रिएटिव राइटर होता है वो इस तरह से बताएगा। हेनरीज आइज नैरोड व्हेन हिज वाइफ स्पोक टू हिम, हेनरी की आंखें जो थी वो नैरो किस्म की नज़र आ रही थी जब उसकी बीवी उसके साथ बोली। ही कट हर ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, उसने फ़िक्रे के दरमियान में उसको रोक दिया विद द वर्ड्स, और ये अल्फाज कहे, आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू विद यू, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए कोई वक्त नहीं। तो जो नॉन फिक्शन राइटर होता है वो एक फ़िक्रे में बात बताता है, यानी वो मुख्तसर करके बता देता है, और जो फिक्शन राइटर होता है वो एक्सप्लेन करके वजाहत के साथ और एक इवेंट्स बना के बात को करता है। इंस्टेड ऑफ सिंपली स्टेटिंग दैट हैंनरी वाज एंग्री, सिर्फ सादा तरीके से बताने के लिए कि हैंनरी जो है वो नाराज़ था, द क्रिएटिव राइटर हैज़ थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन, तो जो क्रिएटिव राइटर है उसने डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से वजाहत की, शोन हैंनरी जैंगर, और हैंनरी के गुस्से को बताया। इफ़ यू रीड लिटरेचर, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, पोइट्री शायरी पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ अफसाने पढ़ते हैं, नावल्स पढ़ते हैं, बायोग्राफी सवानह हयात पढ़ते हैं etc, यू नीड टू अप्लाई इन्फ्रेंस स्किल्स, तो आपको जो इस्तेमाल की अंदाज़ा लगाने की महारतें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। योर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ सच वर्क्स वेयर ए लॉट ऑफ मीनिंग इज़ इम्प्लाइड, तो समझने के लिए और ऐसे काम को अप्रिशिएट करने के लिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं, दैट इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, यानी वो सीधे सीधे बयान नहीं की गई, विल डिपेंड ऑन दिस स्किल, तो उसका दारोमदार इसी महारत पर होगा। नो आई शैल रीड ए वेरी शॉर्ट पोइम्स ऑफ 4 लाइन्स, अब मैं आपके सामने 4 लाइन पर मुश्तमिल छोटी नज़में पढ़ूंगा। इट इज़ रिटन बाय एन अमेरिकन पोइट जेम्स रसल लॉवेल, और ये एक अमरीकी शायर जेम्स रसल लॉवेल ने लिखी हैं, एंड इज़ कॉल्ड 68 बर्थडे। इस पोइम का नाम है 68 बर्थडे, 68वीं सालगिरह। तो इसको ज़रा देखते हैं। जेम्स रसल लॉवेल की लिखी हुई पोइम जिसका उन्वान, उसका टॉपिक, उसका नाम 68 बर्थडे, तो इसको हम पढ़ते हैं। एज लाइफ रन्स ऑन द रोड ग्रो स्ट्रेंज with faces new, and near the end the milestones into headstones change, neath every one a friend। तो ये गौर से बार बार पढ़ें, इसको मैं तर्जमा कर सकता हूँ लेकिन मैं जो नीचे एक्सप्लेन किया गया उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो नाम क्या है? 68th बर्थडे, 68 बर्थडे, 68वीं सालगिरह, और 4 लाइन्स हैं। एज लाइफ रन्स ऑन,
द रोड ग्रोज स्ट्रेंज विद फेसेस न्यू एंड नियर द एंड द माइलस्टोन्स इनटू हैंडस्टोन्स चेंज नीथ एवरी वन ए फ्रेंड। J.R. लोवेल की ये पोएम। तो यहाँ पे माइलस्टोन और हेडस्टोन का मतलब बताया गया है। माइलस्टोन क्या होता है? अ स्लैब ऑफ स्टोन, ये एक पत्थर की बनी हुई तख्ता होता है, तख्ती होती है, सेट अप इन द ग्राउंड, जिसको ज़मीन में गाड़ा गया होता है, टू शो द डिस्टेंस इन माइल्स ऑन ए रोड, सड़क के ऊपर मीलों के अंदर डिस्टेंस को शो करने के लिए इसको माइलस्टोन कहते हैं, और उर्दू में मील वाला पत्थर कहते हैं। हेडस्टोन क्या होता है? अ स्टोन विच मार्क्स द टॉप एंड ऑफ ए ग्रेव, ये कब्र के सरहाने जो लगाया गया कतबा होता है जो पत्थर का बना होता है, इसको हेडस्टोन कहते हैं। यूजुअली हैविंग द बरीड पर्सनस नेम ऑन इट, और इसके ऊपर मदफून शख्स का नाम लिखा होता है। नंबर 1, वी इन्फर दैट द स्पीकर इन द पोएम इज 68 ऑल्दो द पोएम डज नॉट स्टेट दैट द स्पीकर इज 68। तो जैसे इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसकी उम्र 68 बरस है। तो अगरचे ये जो 4 लाइन्स है इसके अंदर तो कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये हम अंदाज़ा कहाँ से लगाते हैं? नज़म के नाम से, जिसका नाम है 68 बर्थडे। द टाइटल ऑफ द पोएम स्ट्रांगली इम्प्लाइज इट, तो जो टाइटल है पोएम का उसके अंदर ये मजबूती से बात बताई गई है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टाइटल, और टाइटल का पर्पज़ या मकसद भी यही है कि टाइटल में ये बात बता दी गई कि जो स्पीकर है इस नज़म का उसकी बर्थडे है, और ये 68 बर्थडे है, 68वीं सालगिरह है। नंबर 2, द पोएम कंपेयर्स लाइफ टू ए रोड विद माइलस्टोन्स। इस नज़म में मुआजना किया गया ज़िंदगी को माइलस्टोन के साथ। एज लाइफ रन्स ऑन, जूं जूं ज़िंदगी आगे बढ़ती है, द रोड ग्रो स्ट्रेंज, तो जो सड़क है वो अजीबोगरीब होती जाती है। तो ज़िंदगी को माइलस्टोन के साथ कंपेयर किया गया है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स, फर्स्ट लाइन All life runs on, the road grows strange, और थर्ड लाइन द माइलस्टोन इनटू हेडस्टोन चेंज। जो माइलस्टोन है, मील के पत्थर हैं, ये हेडस्टोन्स में जो कब्र का कतबा है उसमें तब्दील होते जाते हैं। तो ज़िंदगी को माइलस्टोन के साथ कंपेयर किया गया। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन सजेस्ट दैट लाइफ रन्स ऑन ए रोड मार्क्ड बाय माइलस्टोन्स अलॉन्ग इट। तो ज़िंदगी इस तरह से आगे बढ़ती है जिस तरह से सड़क जिसके ऊपर माइलस्टोन लगे होते हैं। एज वी मूव अलॉन्ग द रोड, हम जैसे जैसे ज़िंदगी की सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वी मीट न्यू फेसेस ऑफ पीपल, हम नए नए लोगों के चेहरों से मिलते हैं। वी आर नॉट फेमिलियर विद, जिनसे हम आशना नहीं होते। तो ये ज़िंदगी का एक प्रोसेस बताया गया है कि ज़िंदगी में जिस तरह सड़क के ऊपर माइलस्टोन होते हैं, इस तरह ज़िंदगी के जो साल हैं वो एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बेशुमार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते। नंबर 3, द पोएम इम्प्लाइज दैट बर्थ्स आर लाइक माइलस्टोन्स। तो नज़म में ये भी बताया गया है कि जो बर्थडेज होती हैं ये माइलस्टोन की तरह होती हैं। जिस तरह से हर साल एक एक करके हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है, इसी तरह से जो सफ़र है उसमें जो माइलस्टोन होते हैं वो सफ़र को की पैमाइश करते हैं। दैट मार्क द डिस्टेंस कवर्ड, और हमें बताते हैं कि कितना फ़ासला हमने तय कर लिया। द ईयर्स लिव्ड, हमने कितने साल जी लिए। एट टाइम कम्स व्हेन लाइफ्स माइलस्टोन्स टर्न इनटू हेडस्टोन्स। फिर एक वक्त आता है कि जब ज़िंदगी गुजरी होती है तो हम माइलस्टोन्स को देखते हैं, और माइलस्टोन ही हेडस्टोन में तब्दील हो जाते हैं। लोग कब्रों में चले जाते हैं और उनके कतबे लग जाते हैं उनके नाम के। द मार्कर्स सेट इनटू ग्रेव्स, अब ये जो मार्कर्स हैं कब्रों में बदल गए। मीनिंग इन अदर वर्ड्स दैट लाइफ एंड्स इन डेथ, और मतलब ये कि ज़िंदगी का खात्मा मौत पर हो गया। नंबर 4, द फाइनल लाइन्स इम्प्लाइज दैट एज वी गेट ओल्डर मोर एंड मोर फ्रेंड्स डाई। और आखिरी लाइन इस नज़म की, यानी ये वाली, नीथ एवरी वन ए फ्रेंड, नीचे हर कोई दोस्त है। द फाइनल लाइन इम्प्लाइज दैट एज वी गेट ओल्डर, ये आखिरी लाइन ये बताती है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, मोर एंड मोर फ्रेंड्स डाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे मर जाते हैं। अंडर ऑल दी हैंडस्टोन्स आर फ्रेंड्स, और हेडस्टोन्स के नीचे, कब्र के कतबों के नीचे सब के सब दोस्त हैं। नो वी विल डिस्कस अनदर शार्ट पोएम, अब हम एक और मुख्तसर नज़म को डिस्कस करेंगे। रीड द पोएम टाइटल्ड फॉग, इस नज़म का उन्वान है फॉग यानी धुंध, बाय कार्ल सैंडबर्ग, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो ये कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है, तो नीचे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर आप देंगे। तो ये नज़म है फॉग। द फॉग कम्स, धुंध आती है, ऑन लिटल कैट फीट, एक छोटी बिल्ली के कदमों की चाप की तरह। छोटी बिल्ली जो है वो बड़ी खामोशी के साथ
किसी को पता भी नहीं चलता और आ जाती है। इसी तरह जो फॉग है, ये भी धुंध है, ये भी इसी तरह उतरती है। इट सेट्स लुकिंग वंस हार्बर एंड सिटी, ये बंदरगाह के इलाके को और शहर के अंदर नज़र आती है और ये हमें महसूस होती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, जैसे बिल्ली खामोश पंजों में आती है, ये उस तरह आती है। एंड देन मूव्स ऑन, और कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ जाती है। पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द आंसर दैट इज़ बेस्ड ऑन ए पोएम, तो जो आंसर इस नज़म पे बेस करता है कि धुंध आती है एक बिल्ली के छोटे छोटे कदमों की चाप की तरह, यानी जो सुनाई नहीं देते, और फिर ये बंदरगाह और शहर के अंदर अपने कदम जमा लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ली अपने खामोश पंजों पे आती है और कुछ देर रुकने के बाद ये चली जाती है। तो ये 4 आंसर्स हैं, इनमें से जो दुरुस्त आंसर है वो अपने इस पोइम के मुताबिक बताना है। नंबर 1, द वे द फॉग मूव्स इज़ कंपेयर टू, जिस तरह से फॉग जो धुंध है हरकत करती है उसका मुआजना किया गया द मूवमेंट इन द हार्बर, बंदरगाह के इलाके में उसकी जो हरकत हैं। द मूवमेंट्स इन द सिटी, शहर के अंदर जो हरकत हैं उससे। द वे अ कैट मूव्स, उस तरह से जिस तरह बिल्ली मूव करती है। तो ये जो सी आंसर है ये दुरुस्त है। नंबर 2, दिस कंपैरिजन इम्प्लाइज दैट द फॉग, इस कंपैरिजन में ये बात छुपी हुई है कि फॉग फ्लोट्स ओवर द हार्बर, बंदरगाह के इलाके में तैरती है। हैंग्स ओवर द सिटी, शहर के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है। सी, मूव्स क्विकली एंड साइलेंटली, तेज़ी के साथ और खामोशी के साथ मूव करती है। तो ये जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 3, द कंपैरिजन विद द कैट कंटिन्यूज विद द वर्ड, कैट के साथ जो कंपैरिजन किया गया है वो इस लफ्ज़ के साथ जारी होता है, हार्बर के साथ, हांचिस के साथ, सिटी के साथ। तो ये हांचिस जो है ना बिल्ली के जो कदम है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया। नंबर 4, द पोएम इम्प्लाइज दैट द फॉग, नज़म जो है ये बताती है कि धुंध स्टेज फॉर ए वाइल एंड देन लीव्स, कुछ देर के लिए रुकती है और फिर चली जाती है। स्टेज टू लॉन्ग, बड़ी देर रहती है। नेवर स्टेज, कभी नहीं ठहरती। तो ये जो फर्स्ट आंसर है ये करेक्ट है कि ये थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर चली जाती है। नंबर 5, द पोएम शोज फॉग एज डेंजरस क्वाइट फुल ऑफ मूवमेंट, तो नज़म हमें बताती है कि जो फॉग है ये डेंजरस है, ख़तरनाक है, क्वाइट है, खामोश है, फुल ऑफ मूवमेंट है, ये इसके अंदर जो मूवमेंट है ये भरी हुई है। तो इसका सी आंसर करेक्ट दिखाई देता है। Another way in which writer can indicate character is through the words they put into their characters' mouths. एक और तरीका जिसके ज़रिए राइटर अपने करेक्टर को दिखाता है इज़ थ्रू दी वर्ड्स, वो उन वर्ड्स के ज़रिए होता है। दे पुट इनटू देयर करेक्टर माउथ, जो वो अपने करेक्टर के मुंह में डाल देते हैं। करेक्टर जो कुछ मुंह से बोलता है उसके ज़रिए से करेक्टर का इजहार होता है। द रीडर्स हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड इन्फर मीनिंग्स विच मे नॉट बी डायरेक्टली स्टेटेड, तो पढ़ने वालों को उन सत्रों के दरमियान देखना होता है, उन लाइनों के दरमियान देखना होता है जिनके अंदर मीनिंग छुपे होते हैं जो कि डायरेक्टली बयान नहीं किया गया होता है। दिस इज़ ट्रू ऑफ नावल्स एंड अदर जैनर्स ऑफ लिटरेचर, ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देती है नावलों के अंदर और इस किस्म के लिटरेचर की दूसरी इकसाम के अंदर। इन ड्रामा फॉर एग्जाम्पल प्ले राइट्स एक्सपेक्ट देयर ऑडियंस टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मिसाल के तौर पे ड्रामा के अंदर जो प्ले राइट होता है, ड्रामा निगार होता है, वो तवक्को करता है कि उसकी जो ऑडियंस है, उसके जो पढ़ने वाले हैं या फिर ड्रामे को देखने वाले जो सामीन हैं, टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ ए डायलॉग, तो डायलॉग की जो सतरें हैं उनके दरमियान समझने की कोशिश करें। एंड यूज़ इन्फ्रेंस टू डिपिक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशन, और उनके किरदार के अंदर जो उन्होंने तनोव पेश किया है उसको उसके अंदर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। दिस इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामाटिस्ट आर्ट, और बिलाशुबा ये जो ड्रामाटिस्ट है उसके फ़न का एक बेहतरीन एक एलिमेंट है। टू रिवील हिज कैरेक्टर्स थ्रू देयर स्पीच, कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनकी गुफ्तगू के ज़रिए से ज़ाहिर करना। बट अदर राइटर्स इम्प्लाई द डिवाइस एज वेल, और जो दूसरे राइटर हैं वो और किस्म की डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम पीजी, नीचे एक पैसेज दिया गया है, पीजी वुडहाउस, ये नावल है, तो इसको पढ़ें। Woodhouse, thank you, Jeeves. Jeeves, I said, do you know that? Do you know what? No, sir. No, sir. Do you know whom I saw last night? No, sir. J. Washburn,
Stoker and his daughter Pauline. Indeed, sir. Awkward what? I can conceive that after what occurred in New York, it might be distressing for you to encounter Miss Stoker, sir. But I fancy the contingency needs scarcely a raise. I weighed this. When you start talking about contingencies arising, Jeeves, the brain seems to flicker, and I rather missed the gist. Do you mean I ought to be able to keep out of her way? Yes, sir. Avoid her? Yes, sir. तो ये दो लोगों में मुकालमा है, एक शख्स डिटेल से बात कर रहा है और दूसरा बड़ा मुख्तसर किस्म के जवाबात दे रहा है. लुक एट जीव्स आंसर्स. जीव्स ने जो आंसर दिए हैं उनके ऊपर देखें. अपार्ट फ्रॉम वन स्पीच दे आर वेरी इकोनॉमिकल. तो अगर उसकी गुफ्तगू के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़े इकोनॉमिकल और बड़े मुख्तसर हैं. वट कैन वी डिड्यूस अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन जीव इज़. अब हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीव किस किस्म का शख्स है. एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज मास्टर, और उसका जो मास्टर जो उससे बातचीत कर रहा है उसके बारे में उसका रवैया कैसा है. फ्राम दिस इकानमी ऑफ स्पीच, मुख्तसर स्पीच के ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका अपने मास्टर अपने मालिक के बारे में क्या रवैया है. वट जीव्स एक्चुअली सेज एंड वट इज़ इम्प्लाइड. एक्चुअली जीव क्या कहता है और उसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है. इन 2 days लेसन यू हैव हैड प्रैक्टिस इन रीडिंग बिटवीन लाइन्स. आज के लेसन में आपने बैनल सतूर जो चीज़ें हैं, सत्रों के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने की प्रैक्टिस की. फर्स्ट इज़ नॉन फिक्शन और फैक्चुअल राइटिंग. पहली नॉन फिक्शन या फिर हकायक पर मबनी राइटिंग थी. एंड देन इन क्रिएटिव राइटिंग, और उसके बाद हमने क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पढ़ा. फॉर फाइंडिंग आउट मीनिंग दैट इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, और उन मतलब को तलाश करने की कोशिश की जो बराह रास्त बयान नहीं किए जाते. दिस इज़ ए स्किल दैट यू कैन ओनली रिक्वायर बाय रीडिंग एक्सटेंसिवली. और ये महारत आप तभी सीख पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेसन नंबर 12 ख़त्म होता है. आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 13 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.